राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह है कानून से जुड़ी हुई बातें। और देश के एक युवा एडवोकेट आज अपना विचार रखेंगे। हम उनसे बात करेंगे गगन गांधी जी से, जो एक युवा एडवोकेट हैं और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए एक एडवोकेट के रूप में एक एडवोकेट का क्या दायित्व होना चाहिए, उनका क्या अधिकार बनता है, उनका क्या कर्तव्य होता है, इन सभी मुद्दों पर हम उनसे बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले गगन गांधी जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। और आप राष्ट्र को यह बतलाइए कि आप एक युवा एडवोकेट हैं, तो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए कानून का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक एडवोकेट जो जनता की आवाज़ बनकर न्यायालय में अपनी बात पहुंचाती है और उन्हें न्याय दिलाने का काम एक एडवोकेट करता है। तो आज जब हमारा देश राष्ट्र सर्वप्रथम बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है और प्रत्येक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे खुशी की बात यह है जो कि अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हमारा देश मना रहा है। तो उस समय में एक युवा एडवोकेट के रूप में आप मुझे ये बतलाइए कि एक एडवोकेट का क्या दायित्व बनता है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात जो है दर्शकों तक पहुंचा सकूं। आपने बात कही आज़ादी की और अमृत महोत्सव की, तो अगर आप जाएंगे हिस्ट्री में तो देखेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम रहा, जो एक मूवमेंट रही, उसमें एडवोकेट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, इनके कंट्रीब्यूशन के बिना आज हम आज़ाद देश नहीं देख पाते। चाहे वो संविधान का निर्माण हो, बी आर अम्बेडकर साहब हों, उन्होंने जिस तरीके से हर एक पहलू को देखते हुए संविधान को बनाया, और आज वो एक संविधान ही एक पुस्तक ऐसी है जिसके तहत जो है पूरी हमारी न्याय प्रक्रिया जो है टिकी हुई है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो एडवोकेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ना वो सिर्फ जो है अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, परंतु वो ये भी ध्यान रखता है कि किसी भी जो है कानून का उल्लंघन ना हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हो, चाहे वो कानून हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक एडवोकेट का दायित्व तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। गगन जी, आपने बहुत बड़ी बात राष्ट्र के सामने में रखा है, और ये बात विचारणीय है और सोचनीय है। जो एक तरफ देश की आज़ादी में हमारे कानून बिंदु का जो अधिकार और कर्तव्य दोनों का जो एक संगम देखने को इस राष्ट्र को मिला, तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक युवा एडवोकेट हैं और हमारा देश युवाओं की फौज है, यह जो जनरेशन है युवाओं का जनरेशन है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक एडवोकेट बनने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए। पहली चीज़ जो हर एक एडवोकेट में जो मैं देखता हूँ कि होनी चाहिए वो है जिज्ञासा, चीज़ों को जानने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, न्याय ऐसे क्यों हो रहा है, ये कानून के पीछे का अर्थ क्या है। खाली हम उन अक्षरों पे जाके ही अपने न्याय को टिकाने की कोशिश करें, उसके पीछे की बात क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो बात आती है, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप जब स्कूल आप ख़त्म करते हैं, 12वीं की परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद 5 साल का आपके पास जो है प्रोग्राम होता है जिसको BA LLB कहा जाता है। ये पहले नहीं था, ये हाल फिलहाल में ही आया है। उसका कारण ही यही है कि हम युवाओं को कैसे न्याय प्रक्रिया में ला पाएँ।
कि वो अच्छे लॉयर्स, अच्छे जजेस, अच्छे प्रोसिक्यूटर्स, हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर पाएँ, उस सोच के पीछे ही ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। दूसरा रास्ता जो आपके पास है वो है ग्रेजुएशन के बाद, वो है 3 साल का। दोनों ही रास्तों के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा में आपके अंकों के हिसाब से आपका कॉलेज का चयन होता है, आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, और उसके बाद जब वो आप चयन कर लेते हैं कॉलेज का, तो कॉलेज के चयन के बाद जो है 3 साल की आपकी पढ़ाई होती है और उसमें 5 साल की होती है। उस 5 साल के अंदर ग्रेजुएशन, जिसको BA का नाम दिया गया है, और LLB, दोनों चीज़ें ही कवर की जाती हैं आपकी। तो गगन जी ये बताइए कि ये 2 रास्ते हैं, एक 12वीं करने के बाद स्टूडेंट जो है लॉ की पढ़ाई इस प्रकार से कर सकता है जो 5 वर्षों का, और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्षों का। तो जब कोई विद्यार्थी लॉ कर लिया, तो लॉ करने के बाद फिर क्या प्रोसेस होता है आगे उसका? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लॉयर है वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि उसको रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब रही बात कि वो इस सिस्टम के अंदर कैसे इंटीग्रेट होता है, वो सवाल इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक अवसर मिलता है इंटर्नशिप करने का। तो आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर इंटर्नशिप करते हैं, आप प्रोसीजर समझते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कब लगेगी, कैसे लगेगी, कोर्ट मैनरिज्म समझते हैं, कोर्ट मैनेजमेंट समझते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, वो समझते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, एविडेंस कलेक्शन कैसे करना है, अपनी बात को कैसे कोर्ट के सामने कम समय में रखना है, इस सारी चीज़ों का जो अनुभव है वो आपको एक इंटर्नशिप के माध्यम से मिलता है। इंटर्नशिप बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनिवार्य कर दी है, चाहे वो 5 साल का प्रोग्राम हो, चाहे वो 3 साल का प्रोग्राम हो, तो इंटर्नशिप करना आपके लिए अनिवार्य है। उस माध्यम से आप जो है न्याय प्रक्रिया से रूबरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये आपके डिग्री मिलने के बाद आपको 2 साल के अंदर एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे कि आप जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो है आप इंडिया के अंदर कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गगन जी ये बताइए, जो कि वो करेंगे तो इनको कहीं इनरोल होना पड़ता है क्या? उसके लिए कोई प्रोसेस है जो कि बार काउंसिल और कहीं, मतलब ये क्या सिस्टम, ये कैसा सिस्टम, किस प्रकार का सिस्टम होता है? आपके जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स का जब रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद आपकी एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स में एनरोल करते हैं, जैसे यहाँ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, आप उसके साथ एनरोलमेंट करते हैं। उसके एनरोलमेंट के 2 साल के भीतर आपको ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है इसको क्लियर करना होता है, और वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो है आपको एक पहले तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जब आप स्टेट बार में एनरोलमेंट लेते हैं। उसके बाद जो है आपको परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। बहुत सही ढंग से बता रहे हैं आने वाले युवा पीढ़ी को, जो कि आप किस प्रकार से लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कितना समय लगता है, उसके बाद आपको किन किन रास्ते से गुजर करके एक सही स्थान तक आप पहुंचकर लोगों को न्याय दिला सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में एक एडवोकेट की क्या भूमिका हो सकती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे युवा एडवोकेट गगन गांधी से लॉ के अन्य विषयों पर। एक एडवोकेट के रूप में राष्ट्र निर्माण में एडवोकेट का क्या दायित्व होना चाहिए, एक एडवोकेट के लिए किस प्रकार के रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि कानून का सही ढंग से पालन वो करवा सकें और खुद भी कर सकें। आप कहीं जाए नहीं, एक छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ब्रेक के बाद फिर से राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे युवा एडवोकेट गगन गांधी से, और वे बता रहे थे किस प्रकार एडवोकेट बना जा सकता है और एडवोकेट का इस देश के निर्माण में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद क्या योगदान रहा है। हम युवा एडवोकेट गगन गांधी से अब यह जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से मीडिया के लिए एक एक्ट है, मीडिया एक्ट, प्रेस एक्ट, तो क्या एडवोकेट के लिए भी कोई एक्ट है जिससे वे गाइड होते हैं, वह क्या है और उस एक्ट के तहत क्या क्या किया जाता है और किस प्रकार से एडवोकेट को उस एक्ट के माध्यम से सुरक्षा मिलती है, उनको संरक्षण प्राप्त होता है, और अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो कानून के प्रावधान में सही नहीं हो तो क्या वह एक्ट जो है सो उन्हें किसी भी सीमा में बांधने का काम करती है। क्या आप इस पर प्रकाश डालें राष्ट्र के सामने। बिल्कुल। हम एक एडवोकेट्स को जो गवर्न करता है वो है एडवोकेट्स एक्ट 1961। इस एडवोकेट एक्ट के तहत जो है एक एडवोकेट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो लिखित है उसके अंदर। तो अगर कोई एडवोकेट जो है उसका उल्लंघन करता है तो उसकी कंप्लेंट जो है आप बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में कर सकते हैं। उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन का भी प्रावधान है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है और डिसिप्लिनरी कमेटी उसको स्टडी करती है, उस कंप्लेंट पे संज्ञान लेती है और उसके बाद जो है अपना निर्णय देती है। तो हमारे पास जो है अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे केसेस रहे जिनमें एडवोकेट्स को सस्पेंड भी किया गया उस एक्ट की उल्लंघना के तहत। एक एडवोकेट का तो काम है जनता की बात को न्यायालय तक पहुंचाना और न्याय दिलाना। तो एक एडवोकेट के ऊपर क्यों कार्रवाई हो जाती है, किस प्रकार का ऐसा काम वो कर देते हैं जिससे उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जरा इस पर जरा विस्तार से आप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी मछलियाँ एक जैसी नहीं होती तालाब में। तो कुछ जो है कई बार प्रलोभन के कारण, कई बार क्लाइंट को जितवाने के लिए, कई बार वो जो है जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे विटनेस को इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर देना, किसी को डिफेम कर देना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना, गलत आरोप लगा देना। तो इस प्रकार की चीज़ें जब कोई एडवोकेट इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें जो है सामने वाला पक्ष जो है वो एडवोकेट की कंप्लेंट कर सकता है। कई बार क्लाइंट भी जो है एडवोकेट की कंप्लेंट करते हैं। कई बार वो फील करते हैं कि जी उनको सही से जो है उनकी बात नहीं रखी गई। कई बार वो हैरेस फील करते हैं, कई बार जो है प्रताड़ित फील करते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो है एडवोकेट्स एक्ट एक बहुत ही अच्छा एक्ट बनाया गया कि इन चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक एडवोकेट जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नागरिक माना गया है समाज का। तो उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो ना भटके, उसका डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबली करे, उसके तहत ही वो जो है उसको एक रेखा के तहत बांधा गया है, जिसको हम एडवोकेट्स एक्ट का नाम देते हैं। गगन जी, ये तो बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। जो एडवोकेट एक्ट के माध्यम से एडवोकेट को जहां संरक्षण मिलता है, वहीं अगर एडवोकेट द्वारा अगर कोई, चाहे वो अपने क्लाइंट के साथ या अपने क्लाइंट को जिताने के लिए
मुकदमा को प्रभावित करने के लिए अगर गलत ढंग से उपयोग किया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसा प्रेस एडवोकेट एक्ट में जो है सो 1961 में जो है सो प्रावधान किया गया है। अब हम गगन जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आप ये बताइए, अगर कोई एडवोकेट किसी भी थाने को या किसी भी जुडिशियरी को या कहीं भी गलत तरीके से कोई दस्तावेज प्रोड्यूस कर देते हैं या झूठी कंप्लेन अगर किसी शरीफ आदमी के ऊपर जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो करते हैं, तो क्या इसके लिए जो है सो क्या किया जाना चाहिए और आदमी को कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, जो एडवोकेट है वो एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट का उसको दर्जा दिया गया है। तो इसमें तीन पिलर्स हैं इसके, मैं ये कहूँगा। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो आपका जज हो गया, और 2 एडवोकेट्स हो गए, एक पक्ष से जो पक्ष रख रहा है और दूसरा जो डिफेंड कर रहा है। ये तीनों ही बहुत अहम जो हैं पिलर हैं, मैं इनको पिरामिड ट्रायंगल का नाम दूंगा। इन तीनों का जो है आपस में समावेश और एक अच्छी ट्यूनिंग एक केस को अच्छे परिणाम में ले जा सकती है, चाहे वो जो है विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। तो पहली जो चीज़ मैं ये रखना चाहूँगा। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है और झूठा कुछ आरोप लगाता है, उसके लिए क्या प्रावधान है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के पास आप झूठी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत सेक्शन 211 के अंदर जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये मुकदमा जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये कोर्ट के माध्यम से प्राइवेट कंप्लेंट द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट दी और उससे सजा जो है 7 साल से ऊपर हो सकती है, तो 211 के अंदर उतनी ही सजा जो है जिसने झूठी कंप्लेंट की उसके खिलाफ भी हो सकती है, अगर वो पाया जाता है कि वो कंप्लेंट झूठी थी। दूसरा जो इसके अंदर है, पब्लिक सर्वेंट स्वयं भी जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है कि ये कंप्लेंट जो उसको दी गई उसकी जो पद का दुरुपयोग करवाने के लिए दी गई सामने वाले पक्ष के प्रति, तो वो 182 आईपीसी के तहत धारा के तहत भी जो है कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसमें जो विक्टिम है, जो झूठी कंप्लेंट का विक्टिम है, वो भी 182 के तहत जाके कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। ये तो हुई प्रक्रिया झूठी चीज़ें कोर्ट के बाहर रखने की। कोर्ट के अंदर रखने की एक अलग प्रक्रिया है जिसको परजरी कहते हैं। वो उसका जो संज्ञान लिया जाता है वो लिया जाता है धारा 340 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। उसके अंदर 209 आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत जो है अगर आपने फॉल्स क्लेम फाइल किया है तो उसमें कोर्ट आपका संज्ञान लेती है। 195 जो है फॉल्स एविडेंस के तहत संज्ञान लेती है कोर्ट। 191 फॉल्स स्टेटमेंट, कोर्ट में अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो उसका भी कोर्ट संज्ञान लेती है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो है देखा गया है कि काफ़ी झूठे मुकदमे, झूठे केसेस जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो जुडिशरी जो है इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और ये जो प्रावधान बनाए गए इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, उनका जो पर्पस था, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, मोटो था, वो यही था कि जो झूठे मुकदमे हैं जिससे सामने वाले पक्ष को परेशान ना किया जा सके, इस न्याय प्रक्रिया में उनको उलझाया ना जा सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इन सब चीज़ों का जो है प्रावधान रखा गया। गगन जी, आप एक युवा एडवोकेट हैं और आप बड़ी इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं जो एक काफ़ी अनुभवी एडवोकेट, तो इससे यह ज्ञात होता है जो कि आप काफ़ी अध्ययन करते हैं और कानून के बारे में आपको एक युवा एडवोकेट होने के बाद भी इतना ज्ञान है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे क्योंकि आपके पास सरस्वती की इतनी कृपा है। तो आप राष्ट्र को ये भी बताइए, जो अगर कोई ऑर्गेनाइज ढंग से, मतलब एक सिंडिकेट बना करके ऑर्गेनाइज क्राइम करता है जिसमें सभी प्रकार के लोग जो समाज के और कानून के प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, समाज और कानून उन्हें एक प्रकार से विशेष होने का दर्जा प्रदान करता है, अगर वो इस तरीके से सिंडिकेट बनाकर अगर कानून का दुरुपयोग करते हैं तो उस सिंडिकेट के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है?
आपने जो बात कही वो कही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। जी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में देखिए ऐसा है कि अगर हम दिल्ली में बैठ के भी जो है कलकत्ता में क्राइम करवा सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम दिया जाता है। और इसमें जितने भी कड़ी जो जुड़ी हुई हैं, मान लीजिए मेरा साथी है वो गुजरात में है, गुजरात में वो कुछ प्लान करता है, गुजरात से वो बात चलती है, वो पहुंचती है जी आपका बिहार पहुंचती है, बिहार से कलकत्ता पहुंचती है। तो जितने भी लोग उस क्राइम को अंजाम देने के लिए जुड़े हुए हैं, उन सब के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है धारा 120B के तहत, जिसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया है। तो ऑल जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं, और उन सब का एक ही मकसद है कि उस क्राइम को, उस ऑफेंस को जन्म देना। वो चाहे कहीं पे भी हो, वो लोग कहीं पे भी बैठे हों, वो हो सकता है कि कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई गोवा में बैठा है, बट सब लोग प्लानिंग के तहत जो है उसको अंजाम देना चाह रहे हैं, मान लीजिए कलकत्ता के अंदर। तो उसको 120B के तहत जो है हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 120B एक ऐसा धारा है जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट करने वालों के ऊपर चलाया जा सकता है, और उस प्रावधान के तहत उन्हें सजा दिलाई जा सकती है। हम बात करेंगे गगन गांधी से, जो कि आप बहुत ही तरीके से बता रहे हैं, जो कि क्राइम को कैसे रोका जा सकता है। तो एक युवा एडवोकेट के रूप में आप राष्ट्र को और युवा पीढ़ी को, जब हमारा यह देश अमृत महोत्सव मना रहा है और राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में लगातार पॉजिटिव मीडिया काम कर रही है, तो आप आज इस अवसर पर यह भी बताइए, जो कि एक युवा एडवोकेट के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्र को। देखिए इसमें जो है मैं ये कहूँगा कि जागरूकता ही एक ऐसा जो है माध्यम है जिससे आप इसको रोक सकते हैं। तो आप जितना जागरूक रहेंगे आसपास की गतिविधियों को लेके, अपने साथ गतिविधियां जो हो रही हैं, आपके परिवार में जो गतिविधियां हो रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके अगर आप जागरूक हैं, एक जागरूक नागरिक ही जो है एक क्राइम को रोक सकता है। प्रिवेंटिव ऑफेंस जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट इसको करने के लिए हमारे को दो चीज़ें चाहिए। पहले तो जागरूकता, दूसरा एक निडरता कि मैं भयभीत मन से उसको काम कर सकूं बिना किसी भय के। और जैसे आपने सवाल उठाया कि झूठी कंप्लेंट और झूठे मुकदमे, तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो आपका जुडिशियल टाइम बहुत ख़राब हो जाता है, और जुडिशियल टाइम की जो कीमत है वो देता है टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर की कॉस्ट पे जो झूठे मुकदमे अगर चल रहे हैं तो उसको सबसे बड़ा नुकसान राष्ट्र को है उससे, अगर आप देखें तो। क्योंकि जो समय एक जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ एक्चुअली में जो नुकसान हुआ, वो जो टाइम उस पर खर्च होना चाहिए था, वो टाइम कहाँ खर्च हो रहा है? वो खर्च हो रहा है झूठे मुकदमे को डिफेंड करने के लिए, एक झूठे मुकदमे को साबित करने के लिए जो कि हुआ ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि मैं किसी से परेशान हूँ, मेरी कोई पर्सनल रंजिश है, मैं किसी से खुंदक में हूँ, या मैं किसी की सफलता से जलता हूँ। इन सब ईर्ष्या, द्वेष और ये सब चीज़ों को देखते हुए जो झूठे मुकदमे चल रहे हैं, तो इससे जुडिशियल टाइम मैं ये कहूँगा कि वो एक रिसोर्सेज जो राष्ट्र का रिसोर्स है, जो एक अच्छे कार्य के लिए खर्च होना चाहिए था, वो गलत दिशा में खर्च हो रहा है। आपने सुना जो कि गगन गांधी जी ने किस प्रकार से बताया कि राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में किस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाधक है बनता है, और किस प्रकार से टैक्स पेयरों के धन का दुरुपयोग गलत मामलों में न्यायालय से लेकर करके आम लोगों तक और विभिन्न एजेंसियों को उसमें जुड़े रहने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। और जिस बेबाकी के साथ गगन गांधी ने आपके सामने में बात रखा है, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर बने रहें। अन्य खबरों के लिए हम फिर आपसे मिलते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक वर्षापात के कारण अनेक जगहों पर फसल बर्बाद हुई और लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने वर्षा से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। पहले से भी इन क्षेत्रों के जो प्रभावित इलाके हैं उनकी भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फसल क्षति तथा जो फसल लगा नहीं सके उन सभी को दी जाने वाली सहायता को लेकर सब कुछ तय कर दिया गया है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक एक चीज का असेसमेंट किया है। हाल के समय में भी और इस महीने में भी अनेक जगहों पर पूरा वर्षापात हुआ है, प्रभावित हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है। ये सब देखा तो अभी तो हम 2 तारीख को चले गए थे बाई रोड पटना जिला का, नालंदा का और नवादा का, उसको हमने बहुत सारे इलाकों को देख लिया और उस समय उधर वर्षापात चल ही रहा था। तो वही हमने देखा कि अगर कम होगा तो जाएंगे, तो आज ही के बारे में तय किया था। तो आज वही हम निकले यहाँ से वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर का इलाका, उसके आगे सीतामढ़ी, शिवहर, तब फिर पूर्वी चंपारण, तो इन सब इलाकों का पूरा हम देखते हुए गोपालगंज का भी इलाका और फिर लौटते हुए वैशाली इलाके में भी उसकी भी जानकारी मिली थी, पहले से भी कुछ प्रभावित हुआ। उस सब को देख लिया है, जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया और आज ही वही हम मीटिंग करने वाले हैं सभी संबद्ध जिलों के लोगों को और विभाग के सब लोगों को। और इसमें जो इसके पहले आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पूरा आकलन किया था और हर जगह का एक असेसमेंट कर लिया गया था, जितने लोग प्रभावित हैं, फसल कितनी क्षति हुई है या लोग लगा नहीं सके, फसल की शुरुआत नहीं कर सके, तो सबको के बारे में तय कर दिया। और फिर उसका तो हमने पूरा हर ज़िले से बातचीत करके किया ही, और उसके बाद हमने सारे प्रभारी मंत्रियों को हर ज़िले में उसकी मीटिंग करा के एक ताकि सब जगह के एमएलए वगैरह सब लोगों को जो भी आइडिया हो और दूसरे जनप्रतिनिधियों को सबको बता दें। तो एक एक चीज़ का असेसमेंट किया जा चुका, लेकिन फिर जब इधर वर्षापात शुरू हुआ और काफ़ी वर्षा हुई है, तब हमने यही सोच लिया और इसके लिए देख लिया है। और आज फिर हम शाम में पूरी मीटिंग करने वाले हैं और हर जगह का आकलन करने का हमने निर्देश दे दिया है और एक एक जगह का आकलन करके जो पहले का तय है उसके आगे जितना भी इलाका प्रभावित हुआ है उन सब लोगों को भी राहत के लिए और जो सहायता का हम लोगों का पहले से बना हुआ एक तरीका है, उसी हिसाब से हम सब लोगों को मदद करेंगे और जिनके फसल की क्षति हुई है उनको मदद करेंगे। आप जानते ही आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोग सब दिन से कार्रवाई करते हैं और 4 महीना तो आप जानते हैं हम लोग इसी बीच पर अलर्ट रहते हैं और अब तक अक्टूबर का रेयरली बहुत पहले कभी आया था। इस बार फिर अक्टूबर महीने में भी ऐसी स्थिति आ गई कि अक्टूबर महीने तक, तो अब तो लगभग कहीं 1 आध दिन और पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अब तो ये माना जा रहा है कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी इसके बाद भी होगा, उस सबका असेसमेंट करके सबको पूरी सहायता। 209 दिनों बाद आए सबसे कम कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में करीब 18,000 केस। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगे देवी मां के दर्शन, 1.5 साल बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में मिलेगा प्रवेश। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब असीमित संख्या में 4 धाम यात्रा कर सकेंगे तीर्थयात्री। वायुसेना प्रमुख का बयान, राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ। आईएमआरसी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में किया अलर्ट जारी। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा कि किसानों को कुचलने वाले व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेने का मतलब संविधान खतरे में है। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर दर्ज।
आर्यन खान सहित 8 की गिरफ्तारी के बाद 2 और लोगों पर एनसीबी का शिकंजा। राणा सागर मर्डर केस में सुशील कुमार को राहत मिलने के आसार नहीं, पुलिस जल्द दायर करेगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।